दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नजर डालिए। माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया भर में अपने विंडोज ओएस के लिए जानी जाती है, वो एप्पल को पीछे करके आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.887 ट्रिलियन हो चुकी है, जो इतनी ज्यादा है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक देश होता तो वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकॉनमी होता। पर दिलचस्प बात यह है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में माइक्रोसॉफ्ट जिस एप्पल को पीछे करने में लगा हुआ है, वही एप्पल माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ओएस को खत्म करता नजर आ रहा है। साल 2009 में जो माइक्रोसॉफ्ट पीसी ओएस मार्केट में 95% शेयर रखता था, वो आज 62% पर आ चुका है। वहीं एप्पल जिसका 15 साल पहले कुछ भी नहीं था, उसका मैक ओएस आज 20% मार्केट को कैप्चर कर चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि माइक्रोसॉफ्ट आखिर चूक कहाँ रहा है? एप्पल की वो कौन सी स्ट्रेटजी है जो माइक्रोसॉफ्ट के गले का फंदा बन चुकी है? और क्या आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अंत होने वाला है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 27 जनवरी 2010 से, जब स्टीव जॉब्स अपने पहले आईपैड को लॉन्च करते हैं। ये मैजिकल डिवाइस जहां दुनिया भर में तहलका मचा रहा था, वहीं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में बैठे कई सीनियर लीडर्स इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। स्टीवन सिनॉप्स्की, जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज डिवीजन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने एक ब्लॉग में खुलासा किया था कि माइक्रोसॉफ्ट आईपैड जैसे डिवाइस का लॉन्च कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। उन्हें लगता था कि एप्पल कोई मैक ओएस बेस्ड टैबलेट लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जो डिजिटल स्टाइलस पर चलेगा और जिसकी कीमत $1000 से ज्यादा होने वाली है। पर स्टीव जॉब्स ने इसे सिर्फ $499 में लॉन्च कर दिया। साथ ही एप्पल ने इसमें 10 घंटों तक की बैटरी लाइफ और 3G कनेक्टिविटी भी प्रॉमिस की, जो उस समय ये इम्पॉसिबल फीचर्स माने जाते थे। और यही कारण है कि आईपैड ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ विंडोज नेटबुक को खरीदने वाले 4 करोड़ लोगों को हैरान कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये इतनी शॉकिंग बात क्यों थी? दरअसल दोस्तों ये वो दौर था जब माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ओएस अपने पीक पर था और उनके प्रॉफिट्स 70% तक हुआ करते थे। विंडोज का हर एक नया प्रोडक्ट उन्हें बहुत ज्यादा पैसे कमा कर दे रहा था। जैसे 22 अक्टूबर 2009 को विंडोज 7 के लॉन्च के बाद अगर हम 2010 के विंडोज के रेवेन्यू पर नजर डालें तो ये $18 बिलियन से भी ज्यादा का था, जिस पर विंडोज को $12.9 बिलियन की ऑपरेटिंग इनकम हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट जितना पैसा सिर्फ विंडोज ओएस से कमा रही थी, उतना तो एप्पल अपने सभी प्रोडक्ट्स को मिलाकर भी नहीं कमा पा रही थी। पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को ये भनक लग चुकी थी कि आने वाले समय में पीसी मार्केट के साथ उनका भी सफाया हो सकता है। इसका रीजन ये था कि पीसी पर चलने वाली ज्यादातर एप्लीकेशंस जो पहले विंडोज के ओएस पर डिजाइन की जा रही थी, अब उन्हें डायरेक्ट वेब से ही एक्सेसिबल बनाया जाने लगा था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक पीसी यूजर हो तो यूट्यूब, व्हाट्सएप और जीमेल जैसी सर्विसेज को यूज करने के लिए आप इनके विंडोज एप्लीकेशंस तो इंस्टॉल नहीं करते होंगे, बल्कि आप डायरेक्टली इन्हें क्रोम टैब से ही एक्सेस करते होंगे। दोस्तों यहीं से माइक्रोसॉफ्ट को फ्यूचर की चिंता सताने लगी थी और अब वो एप्पल की तरह कुछ नया और सरप्राइजिंग करना चाहते थे, जिससे कंपनी को एक जबरदस्त बूस्ट मिल जाए। यही सोचते हुए साल 2010 में माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टफोन के मार्केट में एंटर करता है, पर विंडो ओएस पर बेस्ड उनके स्मार्टफोन्स किसी को भी पसंद नहीं आते और ये बुरी तरह फेल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईपैड के लॉन्च के बाद जहां टैबलेट मार्केट में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा था, वहीं माइक्रोसॉफ्ट अपने डिवाइस लॉन्च के फेल्ड आइडिया को साइडलाइन करके अपने कोर बिजनेस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर फोकस करने का फैसला करता है। अब दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज ओएस को टैबलेट के लिए डिजाइन करने में लग जाता है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि टैबलेट्स में सारे कंट्रोल्स माउस और कीबोर्ड से नहीं बल्कि टच से किए जाते थे। एंड एकदम से अपनी स्ट्रेटजी में इतने बड़े चेंज के लिए माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट न तो टैबलेट में अपना टच ओएस सही से इंस्टॉल कर पाई, बल्कि विंडोज के नए वर्जन विंडो 8 में उन्होंने जो बदलाव किए उससे उनके एग्जिस्टिंग पीसी यूजर्स भी काफी नाराज हो गए। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज के लिए ये सीरीज ऑफ फेलियर्स की शुरुआत बस थी और अभी तो गूगल भी उन्हें बड़ा झटका देने वाला था। दोस्तों कंपनीज का ग्रोथ और डाउनफॉल तो होता रहता है, लेकिन दुनिया में प्रॉब्लम के बावजूद कुछ इंडस्ट्री ग्रोइंग है। अनुमान लगाया जाता है कि 2026 तक डेटा साइंस इंडस्ट्री 11.5 मिलियन जॉब जनरेट कर सकती है। ऐसे में अगर हम डेटा साइंस में अपने स्किल को डेवलप कर लें तो हम भी एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। ऑडिन स्कूल का लाइव और हैंड्स ऑन डेटा साइंस बूट कैंप एक 6 महीने का बूट कैंप है, जो आपको ना सिर्फ स्किल सीखने में मदद करेगा बल्कि एक वेल पेइंग जॉब भी दिलाएगा, क्योंकि इनके पास आज के टाइम में 500+ हायरिंग पार्टनर्स हैं। एग्जांपल दो तो ये है कृति गुप्ता, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हुए भी ऑडिन स्कूल की मदद से ये अपने स्किल को इतना इम्प्रूव कर चुकी हैं कि आज ये स्किल सॉफ्ट कंपनी में एज ए बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर काम कर रही हैं। अभी की बात करें तो ऑडिन स्कूल के पास करंटली 545 जॉब ओपनिंग्स हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ साथ मार्केट डिमांड के हिसाब से ये अपने करिकुलम को भी चेंज करते रहते हैं। आप यहाँ पर पाइथन, अज्योर और माई सिक्वल जैसे 20+ टूल्स को सीख सकते हैं। इनके अपकमिंग बैचेस 27 जनवरी और
24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं एंड अभी यहाँ अप टू 10,000 रुपीज तक का अर्ली बर्ड ऑफर भी चल रहा है, लेकिन केवल 100 सीट्स के लिए, और पेमेंट के लिए आपको EMI का ऑप्शन दिया जाता है। तो जल्दी जाएं और इस बूट कैंप के लिए अभी साइन अप करें। दोस्तों साल 2009 में ही गूगल ने भी अपना क्रोम OS लॉन्च कर दिया, जो लाइट वेट होने के साथ साथ ज्यादा सिक्योर भी था। इन फीचर्स को देखते हुए एंटरप्राइजेस और एजुकेशनल कंज्यूमर्स के बीच क्रोम OS तेजी से पॉपुलर होने लगा। अब माइक्रोसॉफ्ट, जिसने कभी सिक्योरिटी पर इतना ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं था, उसे कैसे भी करके इसका तोड़ निकालना ही था। अब क्रोम OS को काउंटर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10S नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करती है, जिसमें सिक्योरिटी के काफी एडवांस्ड फीचर्स डाले गए थे। बट इस ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट के वेरिफिकेशन के बिना कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की जा सकती थी, जो सिक्योरिटी के नजरिए से तो काफी अच्छा कदम था, पर यूजर्स को ये कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अब इसे हम अपने खुद के एग्जाम्पल से समझें तो आज भी हम पीसी यूज करते समय ज्यादातर एप्लीकेशन डायरेक्ट गूगल से ही इंस्टॉल करते हैं, और विंडोज के ऐप स्टोर को तो शायद ही कोई खोलता होगा। माइक्रोसॉफ्ट से यहाँ दूसरी बड़ी चूक ये हुई कि उन्होंने क्रोम OS की टारगेटेड ऑडियंस को पूरी तरह समझा ही नहीं। दरअसल क्रोम OS ज्यादातर लो एंड और सस्ते डिवाइसेस में इंस्टॉल किया जाता था, इसीलिए इसे लाइट वेट डिजाइन किया गया था, जिससे ये कमजोर प्रोसेसर से भी हाई स्पीड परफॉर्मेंस निकाल सके। पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पूरा ध्यान सिर्फ क्रोम OS की सिक्योरिटी को डिफीट करना था। विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम 10S इतना हैवी था कि लो एंड डिवाइसेस में वो कभी ठीक से परफॉर्म कर ही नहीं पाया। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इसके बाद शायद माइक्रोसॉफ्ट को होश आ गया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अब एक बिल्कुल नई ही फील्ड में घुस जाती है। अप्रैल 2012 में जब ऑक्यूलस ने वर्चुअल रियलिटी डिवाइस यानी VR को लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट को मिक्स्ड रियलिटी का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आया। अब ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाली है। पर माइक्रोसॉफ्ट इस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करने की बजाय मिक्स्ड रियलिटी को विंडोज OS के साथ इंटीग्रेट करने में जुट जाता है। वो विंडोज 8 का सक्सेसर विंडोज 10 के हर फीचर को 3D बनाना चाहता था, और उनका एम अपने यूजर्स को ऐसा एक्सपीरियंस देना था जैसा किसी ने सोचा भी ना हो। माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए होलोलेंस नाम का डिवाइस भी लॉन्च करता है, जो विंडोज मिक्स्ड रियलिटी प्रोग्राम पर काम करता था, पर इसकी प्राइस करीब $3500 की थी, जो कि एक नॉर्मल विंडो यूजर्स की पहुंच से कोसों दूर थी। विंडोज के इस नए फीचर को यूज करने वाले लोग बहुत कम थे, इसीलिए इस प्रोडक्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, और एक बार फिर से माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा इनोवेशन के चक्कर में लोगों का यूजर एक्सपीरियंस खराब कर देता है, और अल्टीमेटली उन्हें धीरे धीरे करके इन सारे 3D फीचर्स को विंडो OS से रिमूव करना पड़ता है। दोस्तों आज भी आपको अपने विंडोज पीसी में पेंट 3D बिल्डर और ऐसी ही कई एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी, जो माइक्रोसॉफ्ट के इसी फील्ड आइडिया का बाय प्रोडक्ट है। अब हर जगह फेल होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट साल 2015 में गूगल क्रोम को टक्कर देने के लिए अपना एज ब्राउजर लॉन्च करती है, पर गूगल क्रोम के सामने इसका कोई कंपटीशन था ही नहीं। इवन आज की बात करें तो हम माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज भी केवल गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने के लिए ही करते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो माइक्रोसॉफ्ट पिछले एक दशक से विंडोज को ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ है, पर इस सिलसिले में उनके हाथ सिर्फ फेलियर लगा। वहीं दूसरी ओर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने ज्यादा रिवॉल्यूशनरी इनोवेशन ना करते हुए अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दिया, और कंप्यूटर चिप को पावरफुल बनाकर यूजर को बेटर एक्सपीरियंस देने पर फोकस रखा है। आईफोन और आईपैड्स इसके बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। हालांकि यहाँ अच्छी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने समय रहते अपनी गलती को रियलाइज किया, और अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुए विंडोज 11 में कोई भी आलतू फालतू क्रिएटिविटी नहीं दिखाई। साथ ही उन्होंने विंडोज के इंटरफेस को ज्यादा क्लीन और फास्ट बनाने पर ध्यान दिया, जो कि एक नॉर्मल यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर बना सके। फाइल एक्सप्लोरर में टैब्स का जोड़ना, सेटिंग्स ऐप को सिंप्लीफाई करना, स्निपिंग टूल में वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर और ऐसे ही कई बेसिक फीचर्स विंडो 11 में शामिल किए गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या विंडोज इससे अपने खोए हुए मार्केट शेयर को फिर से रीगेन कर पाएगा? दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज की सीधी टक्कर इस समय एप्पल से है, जिसे बीट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। साल 2020 में एप्पल ने अपने डिवाइसेस में M सीरीज के चिप्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसे उन्होंने खुद ही डिजाइन किया था। इसने एप्पल के कंप्यूटर्स को एक्स्ट्रा पावरफुल और फास्ट बनाया, जिसने मैकओएस की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। दोस्तों बात करें अमेरिका के पीसी OS मार्केट की, तो एप्पल का शेयर यहाँ 30% से भी ज्यादा हो चुका है। वहीं विंडोज का ग्राफ 60% से नीचे आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एप्पल अपनी चिप्स को बेटर करके मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है, तो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों नहीं कर सकती?
दोस्तों इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि एप्पल का मैक ओएस सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में ही काम करता है, और क्योंकि हार्डवेयर भी एप्पल का है, ओएस भी एप्पल का है और सारे एप्लीकेशंस भी एप्पल के ही हैं, इसलिए वो इसे बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट ना तो पीसी या लैपटॉप बनाता और चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये पूरी तरह से इंटेल और एएमडी जैसी कंपनीज पर निर्भर है, इसलिए इनके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एप्पल की तरह ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर हाल ही के एक इवेंट ने विंडोज के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। दरअसल अक्टूबर 2023 में क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन एक्स इलाइट नाम का एक इंटीग्रेटेड चिप लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्वालकॉम ने ये दावा किया है कि विंडोज ओएस फिलहाल जिस x86 प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, उसके कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन एक्स इलाइट कई गुना बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि ये दावे कितने सच हैं और क्या माइक्रोसॉफ्ट सच में क्वालकॉम की इन चिप्स को अपने ओएस के साथ इंटीग्रेट करने में इंटरेस्ट दिखाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। पर जिस तरह से एप्पल पिछले एक दशक में अपना पूरा इकोसिस्टम तैयार कर चुका है और यूजर की हर जरूरत के हिसाब से डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है, इससे माइक्रोसॉफ्ट की वापसी बहुत ही कठिन होती जा रही है। हालांकि पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट के पास एक ऐसी पावर आ चुकी है जिसका एडवांटेज लेकर वो एप्पल ही नहीं बल्कि गूगल और फेसबुक जैसे टेक जायंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसकी सबसे पावरफुल कंपनी मानी जाने वाले ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट ने मोटिंग फंडिंग भी दी हुई है। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी और डेल ई2 जैसे फेमस एआई टूल्स को डिजाइन किया है। साल 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई को $1 बिलियन की फंडिंग दी थी, जिसके बाद से ओपन एआई के सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर बेस्ड सुपर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर ही चल रहे हैं। 23 जनवरी 2023 को माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर से ओपन एआई को फंडिंग देने की अनाउंसमेंट की थी और इस बार ये अमाउंट $10 बिलियन का था। यही कारण है कि चैट जीपीटी के सुर्खियों में आते ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने बिंज ब्राउजर के साथ इंटीग्रेट करने का ऐलान कर दिया, जिसने गूगल हेडक्वार्टर में तहलका मचा दिया। इसके बाद गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए बार्ड एआई को लॉन्च किया, पर फिलहाल तक वो चैट जीपीटी को पीछे करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट को चैट जीपीटी और उसको बनाने वाले सैम अल्टमैन पर इतना विश्वास है कि 17 नवंबर 2023 को जब ओपन एआई में कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चलते सैम अल्टमैन को बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब सिर्फ 3 दिन के बाद 20 नवंबर 2023 को ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने सैम अल्टमैन को माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का ऑफर दे डाला। हालांकि कुछ नेगोशिएशंस के बाद सैम अल्टमैन ओपन एआई में वापस लौट गए, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना विंडोज के लिए फायदे का सौदा साबित होता है या फिर एक और फेल्ड इनोवेशन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों आप विंडोज और एप्पल के मैक ओएस में किसे पसंद करते हैं और क्यों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग एंड्रॉयड को बेचकर आईफोन क्यों ले रहे हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।